मेरी ब्लू फिल्म बनाई गई। मैंने योगी जी से, मैं मोदी जी से, जो भी इस स्टेट का मालिक है उससे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि बस मुझे इंसाफ दिलाते। क्या है पूरा मामला? आपके साथ क्या हुआ? इतनी 72 साल की उम्र के साथ इंसान के साथ आपकी शादी हुई, क्या है पूरा मामला? सर मेरी शादी जो है सन 2020 में हुई थी मसूद हसन सामून से। हम लोगों ने उनको देखा नहीं था, कोरोना की वजह से कोई जा नहीं पाया था, न वो आ पाए थे। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मेरी एक 60 साल उम्र है और 1 साल रिटायरमेंट का हुआ है। खैर ये शादी हो गई। भाइयों ने कहा कि अच्छा स्टेटस का आदमी है, कुछ नहीं देगा। मेरी बहन को, पापा को समझाया, इज्जत तो जरूर देगा, जो वो मुझे वहां कभी नहीं मिले। जी सर। और मैंने लेकिन फिर भी उस शख्स को अपने दिल से अपनाया था और बेपनाह मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत थी। लेकिन वो शायद इस काबिल नहीं था। औरत की इज्जत मुझ करना जानता नहीं था। उसने पहले ही मुझसे कह दिया पहले ही दिन कि मैं अपनी जिंदगी के 50 साल गुजार चुका हूँ शादीशुदा जिंदगी के, मुझे अब एक केयर टेकर की जरूरत है कि जो मेरी देखभाल करे और मेरे घर की देखभाल करे। 72 साल की उम्र में आपने शादी की, क्या वजह थी शादी की? इतने ज्यादा उम्र के साथ इंसान के साथ शादी करने की, और किसने ये शादी करवाई आपकी? सर मेरा एक भाई अमेरिकन एक्सप्रेस में दिल्ली में था, उसके जरिए ये शादी लगी थी। उनकी दोस्त की वालदा इस तरह की शादियां कराती थी, उनका बायोडेटा था इनके पास। दूसरी मेरी माँ जा चुकी थी और मेरे पापा की हालत बहुत खराब थी, उनकी 60% किडनी फेल हो चुकी थी। मेरी शादी के 17 ही महीने बाद उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने ये मेरे भाइयों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून से मरूं, जब मरूं तो ये भी अपने घर की हो जाए। बस ये वजह थी शादी की जल्दी। फिर आपका ऐसा वहां क्या हुआ कि जो तकलीफें आपकी बढ़ती गईं? आपने बहुत सारी चीजें अभी बताई, तो क्या ऐसा हुआ वहां पर? सर मैंने जहेज को लेके बहुत सहा और अपनी शक्ल को लेके भी बहुत सहा कि मुझे पागल, शुरू से ही कहा जाता था, पागल, काली। अगर मसूद साहब मेरी इज्जत करते तो शायद उनके, मेरे सौतेले बच्चे भी मेरी इज्जत करते। मैं कश्मीरियों की तरह खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन बदसूरत भी नहीं थी। कि काली कहा जाता था, इसका सबूत है मेरे पास। और पागल कहा जाता था। मेरे पापा ने जब शादी हुई थी तो उन्हें कुछ नहीं दिया था, ये सच है। और उन्होंने कह दिया था कि मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जहेज का ताना, उठते बैठते खाते पीते, तुमको ये चीज नसीब थी अपने घर में, तुमको अपने माँ बाप के घर में ये चीज नसीब थी। उनकी बेटियां कह रही तुझे ये नसीब था कि तू हवाई जहाज से आ जाए, मेरे बाप ने तुझे हवाई जहाज की सैर करवाई। मैं इसलिए सब बर्दाश्त करती रही कि मेरे घर में कोई नहीं था, माँ बाप जा चुके थे, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। और भाई बहन कब तक किसका बोझ उठाते हैं, बस यही सोच के मैं वहां रहती रही। लेकिन जब मैंने देखा कि वहां पे एक संदिग्ध आदमी आता है, जो इनका बेटा इमरान, उसकी बीवी ताहरा और इनकी बेटी आमना और उसके शौहर फयाज के पास, वो भी आधी रात के बाद, तो मुझे कुछ शक हुआ उसमें। तो मैंने इनसे एहतिजाज किया कि देखिए, जब 15 तारीख को वो फिर आया, 15 अप्रैल को रात में, तो मैंने इनसे एहतिजाज किया कि ये यहाँ नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो आप मुझे मेरे घर भेज दो। वो कौन शख्स था, और मतलब आपको ऐसा संदिग्ध क्या लगा उसमें? सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि वो आधी रात के बाद आता था। दूसरे, वो हमारे घर क्यों आता था? वो श्रीनगर क्यों नहीं जाता था जहां इमरान और आमना रहते थे? वहां जाता, वहां मिलता। लेकिन ये एक IAS का बंगला था, बिल्कुल सेफ था, चौकीदार ये वो, किसी को शक ही नहीं हो सकता था। फिर वो पहाड़ी छोटा सा इलाका था, रात होते ही एकदम सन्नाटा, वो अपने आराम से कोई भी आ जा सकता है। तो सर मुझे कुछ बातें उसकी शक में लिया। तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ के हालात को देखते हुए ये आदमी सही नहीं है। कश्मीर के हालात को देखते हुए मैंने उस पर आवाज उठाई, तो मेरे साथ जुल्मों की इंतहा की गई। 11 से लेके 16 तारीख की सुबह तक कैद करके रखा गया, दाना पानी नहीं। कभी कभी मुझे जब भूख लगती थी तो मेरा दिल चाहता था ये लोग अपने बाग के पेड़ के पत्ते मुझे दे दें तो मैं खा के अपनी भूख मिटा लूं, मुझे इतनी भूख लगती थी। फिर मुझे अपने पापा की कही हुई एक बात याद आई कि जब कभी भूख लगे, खाना ना हो, तो तुम बहुत सब पानी पी लेना, तुम्हें भूख बहुत घंटों के लिए ढक जाएगी। वही मैं करती थी। और इज्जत भी लुट गई। सर एक औरत की इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, अगर वही साथ में ना हो तो कुछ भी नहीं होता, फिर उसके बाद बचता ही क्या है। मेरी ब्लू फिल्म बनाई गई, इनका बेटा मुझे छोड़ने आया था, उसने मेरे हाथ से चूड़ियां उतार ली, अंगूठी उतार ली कि ये मेरे बाप ने दिलाया था, ये मेरे बाप का हक है।
और मुझे मेहर के नाम पे 51,000 दिए थे, उसी में 1 कम 50 और मिला के 1 लाख रुपया दे दिया और कहा कि अब ये तुम्हारा खाना खर्चा है। और अपने बच्चों को उन्हीं ने सेव कर लिया कि कहीं ये कुछ कह ना दे बाहर जाके कुछ ना, और मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं खड़ी भी हो सकती थी। कितने दिन तक तो मैं सकते की हालत में थी, लेकिन जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने ये लड़ाई खुद लड़ने की सोची। मेरे भाई बहनों ने कह दिया है कि मैं आपके साथ नहीं हूं, क्योंकि वो पावर वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी है, तो मुझसे इंसाफ तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं एक उम्मीद में इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ कि ये योगी जी और मोदी जी ने कुछ कानून बनाया औरतों के लिए, तो शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। आपने रेप की बात कही, जी, किसने ये कृत्य किया आपके साथ? इमरान सामून और आमना का शौहर सफिया, आमना का शौहर। और यकीन मानिए ये दोनों पहरा देती थी, खासकर आमना, और ये भी कहती थी कुछ ऐसा ना करना कि ये मर जाए, इसको जिंदा भेजना है। आपने कहा कि संदिग्ध आदमी जो आता था जिसको लेकर आपको शक हुआ, जी, खासकर कश्मीर की हालातों के हिसाब से, जी। तो उस पर आप वापस आने के बाद आपने ऐसा क्या किया जिसके लिए किसी को बताया? कश्मीर, जम्मू कश्मीर सरकार में किसी से आपने चर्चा की? मैंने वहां से भागने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो पाई। फिर मैंने श्रीनगर जब एयरपोर्ट छोड़ने आ रहे थे, मैं गाड़ी से कूद के उतर गई। मैंने कहा मुझे वो पेपर दो, मैं वो दिखाऊंगी कि आपने उस पर क्या साइन करवाया है मुझसे खुला के पेपर पे, और मैं ये भी बताऊंगी कि मुझ पे क्या गुजरी। तो इनकी बेटी बोली कि गाली बक्के कि इस साली को जो है सफदर को बुलाओ, जो इनका भाई पुलिस में है, इसको एक रात लॉकअप में रहेगी, सुबह बिल्कुल सीधी निकलेगी। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप बैठ गई। पता नहीं कश्मीरी पुलिस मेरे साथ क्या करती। लेकिन मैंने गाजीपुर के एसएचओ विकास और चौकी प्रभारी आलोक मिश्र से भी कहा कि देखिए मुझे इस वजह से निकाला गया है घर से, वरना और कोई रीजन नहीं था। तो कहने ये चीज तो आप मुंह उठा के यहाँ चली आई, अब आपको वहां जाके, ये तो मैटर वहां का है, आप वहां जाओ, आर्मी सॉल्व करे, नेवी सॉल्व करे, आप पुलिस के पास जाओ, यहाँ क्यों आ गई। बहुत मुश्किल से मेरी एफआईआर लिखी गई है, जब बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि विवेचना के नाम पर उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, आप हमें पैसा दीजिए। आलोक मिश्र ने कहा सरकार हमें पैसा नहीं देती है कि हम मुजरिमों को पकड़े, आप दे दीजिए, हम जाकर उनको पकड़ लेंगे। विवेचना के नाम पर जो आपका मामला हुआ, उसकी विवेचना करने अगर वो जाएंगे कश्मीर, उसके लिए पैसा मांग रहे हैं? जी, उसके लिए पैसा मांग रहे हैं। और दूसरे सर, ये विवेचना नहीं होगी, ये एक मजाक होगा। उस आदमी के भाई बंधु सब पुलिस में बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, खुद वो पैसे वाला आदमी है, वो उनको अपनी लग्जरी गाड़ियों में घुमाएगा। और पुलिस का हाल आप जानते हैं, कुछ छुपा नहीं, जो चाहेंगे वो अंदर करेंगे वो, और उसके बाद खामोशी से आ जाएंगे और मेरे हाथ इंसाफ से फिर खाली रहेंगे। मैंने योगी जी से, मैं मोदी जी से, जो भी इस स्टेट का मालिक है उससे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि बस मुझे इंसाफ दिलाते, विवेचना के नाम पे मजाक मत करे, बस इतना कहना है मुझे।